हेलो दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे विजयनगर साम्राज्य, जो कि हमारा मध्यकालीन इतिहास में आता है। इस वीडियो में हम विजयनगर साम्राज्य का प्रारंभ, इसके प्रशासक और इसका अंत, इसके बाद बहमनी साम्राज्य, इन दोनों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, ये वीडियो विजयनगर साम्राज्य का पूरा वीडियो है। अगर आप लोग चाहना तो पूरा देखना। इसमें विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य से रिलेटेड लगभग 99% जानकारी आपको मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, यह बात है मोहम्मद बिन तुगलक के समय की, जब मोहम्मद बिन तुगलक ने काम्पिली पर आक्रमण करके वहाँ से 2 भाइयों को बंदी बनाया था और अपने राज्य में ले आया था, जिनका नाम था हरिहर और बुक्का। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने साथ दिल्ली लाकर इनको इस्लाम धर्म में परिवर्तित करवा दिया था, हरिहर और बुक्का को, जो काम्पिली में रहते थे। कहाँ? काम्पिली में रहते थे। इसी समय 1334 ईस्वी में ही 1334 ईस्वी में ये काम्पिली पर आक्रमण किए थे मोहम्मद बिन तुगलक। वहाँ से हरिहर और बुक्का 2 भाइयों को बंदी बनाकर दिल्ली लाए और उनको वहाँ पर इस्लाम धर्म में परिवर्तित करवा दिया। और इसी समय दक्षिण में विद्रोह हुआ। तब मोहम्मद बिन तुगलक ने इन दोनों भाइयों को उस विद्रोह को दमन करने के लिए दक्षिण की ओर भेजा। दक्षिण में दोनों भाइयों ने विद्रोह का दमन किया और नए राज्य का गठन किया। ठीक, जब ये दोनों दक्षिण में आए, हरिहर और बुक्का, तब दोनों ने उस दक्षिण में हो रहे विद्रोह का दमन करके नए राज्य का गठन कर दिया। एक संत जिनका नाम था विद्यारण्य, उसके संपर्क में ये दोनों भाई आए, हरिहर और बुक्का दोनों भाई उनके संपर्क में आए और उन्होंने इस्लाम धर्म को त्याग कर हिंदू धर्म पुनः स्वीकार कर लिया। देवल स्मृति में और चंदायन व्रत में यह मालूम होता है, मतलब उनके अनुसार यह बताया गया है कि हिंदू धर्म में ये दीक्षित कर दिए गए। मतलब विद्यारण्य ने देवल स्मृति और चंदाव्रत के अनुसार इनको हिंदू धर्म में दीक्षित कर दिया। नवीन राज्यों की स्थापना की। यह राजवंश अपने पिता के नाम पर संगम राजवंश जाना गया। ठीक, तो विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंश हुए। पहला संगम राजवंश, दूसरा सालुग राजवंश, तीसरा तुलुग राजवंश, चौथा अराविंदु राजवंश। तो संगम राजवंश की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की। या विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, शुरुआत में विजयनगर साम्राज्य ही था, उसी के 4 खंड हैं, तो हरिहर और बुक्का ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना और वहीं पर संगम राजवंश की स्थापना की। हरिहर और बुक्का के पिताजी का नाम था संगम, इसीलिए यह राजवंश संगम राजवंश के नाम से जाना गया। विदेशी यात्रियों के कथन। विदेशी यात्री निकोलो कोंटी यह इटली का यात्री था। यह देवराय प्रथम के दरबार में आया था। इसने विजयनगर को विजन गोलिया के नाम से पुकारा। विजयनगर के सामाजिक और आर्थिक स्थिति का वर्णन किया है इसने, निकोली कोंटी ने। अब्दुर रज्जाक या फारसी यात्री था। ईरान के शासक शाहरुख के दरबार से देवराय द्वितीय के शासनकाल में यात्रा की थी इसने विजयनगर के आर्थिक और सामाजिक स्थिति का वर्णन करता है और वर्णन में लिखता है कि मैंने जितने राज्यों के बारे में देखा है और सुना है, यह सबसे समृद्ध राज्य है। यहाँ सोना पिघलाकर रखा गया है। निकतीन यह रूसी यात्री था। यह विरूपाक्ष के दरबार में आया था। वर्णन विजयनगर साम्राज्य का इसने वर्णन किया है। फिर वार्थेमा इटली का यात्री था। वीर नरसिंह के दरबार में आया था। विजयनगर साम्राज्य का वर्णन किया है इसने। फिर नुनिज यह पुर्तगाली यात्री था।
या अच्युत देवराय के दरबार में आया था। अच्युत देवराय के दरबार में आया था। फिर एडवर्डी बारबोसा यह पुर्तगाली यात्री था। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। समृद्धि एवं अर्थव्यवस्था का वर्णन किया था। कहा पानी की जहाज मालदीव में बनती है। इसी ने कहा था, एडवर्डो बारबोसा ने ही कहा था कि पानी का जहाज मालदीव में बनता है। फिर है डोमिंगो पायस या विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय। डोमिंगो पायस कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। पुर्तगाली यात्री था। सामाजिक स्थिति का विस्तार से वर्णन किया है। डोमिंगो पायस को डोमिंगो पीस भी बोला जाता है। सीजर फ्रेडरिक इटालियन यात्री, तालिकोटा के युद्ध के बाद यात्रा की थी। सदाशिवराय के दरबार में आया था सीजर फ्रेडरिक। सीजर फ्रेडरिक कहाँ इटालियन यात्री था, तालिकोटा के युद्ध में यात्रा की थी और सदाशिवराय के दरबार में आया था। अब हम शुरू करते हैं संगम राजवंश। संगम राजवंश सन 1336 ईस्वी से 1485 ईस्वी के मध्य संगम राजवंश का विस्तार माना जाता है। हरिहर और बुक्का दो भाई थे, जिसमें हरिहर प्रथम पहला शासक बना। इसने तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर हम्पी हस्तिनावती के ध्वंसावशेष पर अनगोदी के किले से होयसल राजवंश का शासक बीरबल तृतीय था, किले से शासन किया। इसने कहाँ से शासन किया? इसने शासन किया है अनगोदी के किले से। ठीक, प्रारंभ किया। हरिहर और बुक्का दोनों ने मिलकर इस साम्राज्य की स्थापना की और हरिहर प्रथम जो पहला शासक बना था, उसने विजयनगर को अपनी राजधानी बनाया और बुक्का को अपना उत्तराधिकारी बनाया। ठीक, होयसल राजवंश का शासक बीरबल्लाल तृतीय था। इसने पांड्य राज्य पर आक्रमण किया, मतलब मदुरा विजय में लगा था। इसी का लाभ हरिहर प्रथम ने उठाया। होयसल राजवंश का शासक जो बीरबल्लाल तृतीय था, इसने पांड्य राज्य पर आक्रमण किया, मतलब मदुरा विजय में लगा था। इसी समय हरिहर ने इसका लाभ उठाया और होयसल के कुछ क्षेत्र विजित कर लिए। फिर हरिहर ने 2 बार मदुरा पर आक्रमण किया और कुछ सफलता अर्जित करी, मतलब मदुरा का भी कुछ क्षेत्र अर्जित कर लिया। फिर रायचूर दोआब, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के मध्य स्थित रायचूर दोआब पर हरिहर प्रथम ने बहमनी साम्राज्य से संघर्ष की शुरुआत की। हरिहर प्रथम का शासन है 1336 से 1356 ईस्वी तक। फिर 1356 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। फिर हरिहर का उत्तराधिकारी उसका छोटा भाई बुक्का प्रथम था, जिसने 1356 ईस्वी से 1377 ईस्वी तक शासन किया। बुक्का प्रथम ने कुमार कंपा पुत्र और श्रावण कुमार के नेतृत्व में मदुरा का आक्रमण का आदेश दिया। बुक्का प्रथम ने अपने पुत्र कुमार कंपा और श्रावण कुमार के नेतृत्व में मदुरा आक्रमण का आदेश दिया और मदुरा को विजित कर लिया। कुमार कंपा की पत्नी गंगा देवी थी। कुमार कंपा जो बुक्का प्रथम का पुत्र था, बुक्का प्रथम का पुत्र कुमार कंपा, जिसकी पत्नी गंगा देवी, जिन्होंने मदुरा विजयम संस्कृत में पुस्तक लिखी, जिसमें मदुरा विजय का विस्तार से वर्णन किया है। मदुरा विजय की पुस्तक किसने लिखी है? मदुरा विजयम गंगा देवी, जो कंपा की पत्नी है और बुक्का प्रथम की बहू। फिर रायचूर दोआब पर अधिकार प्राप्त कर लिया बुक्का प्रथम ने। फिर 1374 ईस्वी में इसने चीन को अपना प्रतिनिधि मंडल भेजा। तेलुगु भाषा के प्रसिद्ध विद्वान नचन सोम को संरक्षण भी दिया इसने। बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि को धारण किया। बुक्का प्रथम ने किस उपाधि को धारण किया है? वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि को धारण किया है। फिर आते हैं हरिहर द्वितीय 1377 से 1406। बहमनी शासक से इसका संघर्ष हुआ। बहमनी शासक युद्ध हार गया, मार दिया गया। श्रीलंका पर आक्रमण करके कर वसूला। कुछ विद्वान सहमत नहीं हैं कि ऐसा हुआ होगा। यह विद्वान था तथा हरिहर द्वितीय विद्वान भी था और विद्वानों का संरक्षक भी था। इसको राजधिराज
की उपाधि मिली, राज व्यास की उपाधि मिली और राज वाल्मीकि, इसको 3 उपाधियां मिली। राजाधिराज, राज व्यास, राज वाल्मीकि। हरिहर द्वितीय, इसी के दरबार में एक गाथा जैन का विद्वान निवास करते थे। एक गाथा ने नानार्थ रत्नमाला की रचना की। प्रसिद्ध भाष्यकार सायण को अपना प्रधानमंत्री बनाया। किसने? हरिहर द्वितीय ने, हरिहर सेकेंड ने। फिर आता है देवराय प्रथम, जिसका शासनकाल है 1406 ईस्वी से 1422 ईस्वी। बहमनी शासक फिरोज शाह ने आक्रमण करके देवराय प्रथम को पराजित किया। फरिश्ता चर्चा करता है कि देवराय प्रथम ने अपनी एक पुत्री का विवाह फिरोज के साथ किया। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया और हरिद्रा नदी पर बांध बनवाया। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर हरिद्रा बांध बनवाया। ठीक, फिर इसके बाद आता है देवराय प्रथम। देवराय प्रथम विजयनगर की सुरक्षा के लिए चहार दीवारी का निर्माण करवाया था। देवराय प्रथम ने चहार दीवारी का निर्माण करवाया था। इसके दरबार में श्रीनाथ ने हरिविलास की रचना करी थी। तुर्क धनुर्धारी अपनी सेना देवराय प्रथम ने शामिल किया। तुर्क धनुर्धारी ने अपनी सेना को देवराय प्रथम में शामिल किया। फिर देवराय द्वितीय 1426 ईस्वी से 1446 ईस्वी। देवराय द्वितीय ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। इसमें तुर्क धनुर्धारी की भूमिका रही। श्रीलंका को विजित किया। फिर इमांडीदेव राय की उपाधि धारण करी। इनकी एक अन्य उपाधि गजभटेश्वर देवराय सेकंड ने विद्वान श्रीनाथ को सार्वभौमिक उपाधि दी। फरिश्ता वर्णन करता है, फरिश्ता इतिहासकार, कि यह धर्म सहिष्णु शासक है, क्योंकि ये गीता एवं पुराण दोनों पढ़ता था। देवराय द्वितीय के राजकवि दीन दिया थे। अन्य विद्वान लखन्ना, दंडेश, इन्हीं के दरबार में यह विद्वानों का संरक्षक माना जाता है। देवराय सेकंड विद्वानों का संरक्षक माना जाता है और यह कुरान गीता दोनों पढ़ता था। इसने श्रीलंका को विजित किया था। इसको गजभटेश्वर की उपाधि मिली थी। श्रीनाथ को इसने सार्वभौम की उपाधि दी थी। ठीक, फिर मल्लिका अर्जुन संगम राजवंश, गजपत शासक ने आक्रमण किया और मल्लिका को पराजित कर दिया। ठीक, विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। विरूपाक्ष में बहमनी और गजपति दोनों ने आक्रमण किया और विरूपाक्ष को पराजित कर दिया। ठीक, इन दोनों को पराजित करने के बाद में विजयनगर का अंत हो गया। फिर मल्लिका अर्जुन एवं विरूपाक्ष पराजित होने के बाद संगम वंश का अंत हो गया। इसके बाद सालुव राजवंश आया। सालुव राजवंश चंद्रगिरी के राज्यपाल, जिनका नाम नरसिंह था, जिनका सेनापति नरसा नायक था। नरसा नायक ने अपने स्वामी को विजयनगर की गद्दी पर आसीन करवाया। नरसा नायक बहुत कमजोर दिल का आदमी था और उसका जो सेनापति था नरसा नायक, वो बहुत ही कुशल सेनापति था। विजयनगर के इतिहास में इसे प्रथम बल प्रहार कहते हैं। विजयनगर का प्रथम बल प्रहार, बल के द्वारा विजयनगर का अंत करने वाला कौन? सालुव राजवंश का चंद्रगिरी के राज्यपाल नरसिंह कौन था? सेनापति, जिनका नाम नरसा नायक था। नरसिंह था जिनका सेनापति नरसा नायक था। यानी पहली बार सत्ता का परिवर्तन हुआ। नरसिंह पर गजपत शासक कपिलेश्वर ने आक्रमण किया और नरसिंह को बंदी बना लिया। बाद में गजपत शासक ने नरसा नायक के, जो नरसिंह का सेनापति था, उनके अनुनय विनय के बाद नरसिंह को छोड़ दिया। नरसिंह की मृत्यु के बाद तिम्मा या इमांडी नरसिंह गद्दी पर बैठा। दूसरा तिम्मा या इमांडी नरसिंह गद्दी पर बैठा। बैठने के बाद में इनकी हत्या करके 1505 में तुलुव राजवंश की नींव पड़ी। तुलुव राजवंश खत्म होने के बाद में कौन सा आया? सालुव राजवंश खत्म होने के बाद तुलुव राजवंश 1505 से 1570 या विजयनगर में दूसरा बल प्रहार था। तिम्मा की हत्या करके वीर नरसिंह ने तुलुव राजवंश की 1505 में, तिम्मा किसको कहते थे? तिम्मा या इमांडी या नरसिंह किसको कहते थे? जो पहले शासक थे। किसके पहले शासक? नरसा नायक, जिनके सेनापति थे, उनको तिम्मा भी कहा जाता था। तिम्मा की हत्या करके वीर नरसिंह, पहले नरसिंह थे, वीर नरसिंह ने तुलुव राजवंश की 1505 में स्थापना की। ये वीर नरसिंह दूसरे हैं और नरसिंह दूसरे थे। इन्होंने 1505 में स्थापना की किसकी? तुलुव वंश की। इससे विजयनगर के इतिहास में
द्वितीय बल प्रहार के नाम से जाना जाता है। वीर नरसिंह के सत्ता पर आसीन होने के बाद इनके खिलाफ विद्रोह प्रारंभ हुआ। इसी बीच इनका बेटा कृष्णदेव राय तुलु वंश का शासक था। विजयनगर में गद्दी पर बैठा, जो पूरी विजयनगर साम्राज्य का शक्तिशाली शासक माना जाता है। वीर नरसिंह का पुत्र कृष्णदेव राय 1509 से 1529 ईस्वी पर बैठा। इसके पास चुनौतियां क्या क्या थी? कैसे विद्रोह का दमन किया जाए? एक मजबूत सेना का निर्माण किया, मजबूत सेना के बल पर विद्रोह का दमन किया। बहमनी राजवंश और गजपत वंश दोनों को पराजित करके सत्ता को मजबूत किया। बहमनी राजवंश के साथ संघर्ष करके 1512 ईस्वी में रायचूर दोआब मतलब दोआब, दो नदियों के बीच का आब दोआब पर कृष्णदेव राय ने कब्जा कर लिया। वीदर शासक से अदोनी का युद्ध कृष्णदेव राय ने लड़ा, जहां वीदर की मदद बीजापुर ने की, लेकिन वीदर व बीजापुर की संयुक्त सेना को कृष्णदेव राय ने पराजित कर दिया। वीदर व बीजापुर की संयुक्त सेना को कृष्णदेव राय ने पराजित कर दिया। कृष्णदेव राय की प्रतिष्ठा काफी बढ़ गई। कृष्ण ने गजपत शासक पर आक्रमण करके 4 बार पराजित किया और गजपत शासक ने परेशान होकर अपनी पुत्री का विवाह कृष्णदेव राय के साथ कर दिया। कृष्णदेव राय की कई उपाधियां हैं: आंध्र भोज, आंध्र पितामह, यवनराज, स्थापनाचार्य। कृष्णदेव की रचनाएं अमुक्त माल्यपद राजस्व संबंधी किताब है। जाम्बवंती कत्यायनम नाटक संस्कृत में है। तेलुगु भाषा का क्लासिकल युग माना जाता है। तेलुगु का विकास इसी के शासन में हुआ। मेरी एवं शहरों का निर्माण करवाया। हजारा मंदिर एवं शहरों का निर्माण कराया। हजारा मंदिर का निर्माण करवाया। नागलपुर शहर की स्थापना करवाई। मंदिर स्थापत्य कला में गोपुरम इसकी प्रमुख विशेषता है। अष्टदिग्गज कवियों का एक संगठन है। अलसील पेडन्ना सबसे प्रमुख कवि। तेलानीराम हास्य कवि। नंदी निम्मन धुजरटी भादगीर मल्लम भट्टमूर्ति रामचंद्र अचलज राज जिंगल सुरन अच्युत देवराय। अगला शासक अच्युत देवराय था। इसने नायकों के स्वेच्छाचार को रोकने के लिए महामंडलेश्वर नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। इसके बाद अगला शासक सदाशिव राय, जिसने गद्दी को राम राय के सहयोग से प्राप्त किया। ठीक, सदाशिवराम राय ने कूटनीति की बहमनी राज्य की रियासतों को सत्ता के लिए आपस में लड़ा दिया। सदाशिवराम राय ने क्या किया? कूटनीति करके बहमनी राज्यों को रियासत में लड़ा दिया। सदाशिव राम राय दक्षिण की मुस्लिम रियासतों को आपस में लड़ाने का कार्य किया। बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बिदर, बरार। फिर विजयनगर और बहमनी के बीच 25 जनवरी 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ। इसी के को राक्षस तागड़ी का युद्ध, बन्नोहट्टी के युद्ध से नाम से जानते हैं। सदाशिव राय हार गए युद्ध। और फिर क्या हुआ? राम राय की अहमदनगर के शासक हुसैन शाह ने हत्या भी कर दी। सदाशिव राय ने राम राय को बहमनी रियासतों के लिए आपस में लड़वा दिया था। ठीक, और फिर सदाशिव राय हार गए, राम राय की हत्या हो गई। अराविंदु वंश, आखिरी वंश। सदाशिव राय राजधानी परिवर्तन करके चंद्रगिरी कर दी थी। नरसा ने हत्या करवाकर नए राजवंश का स्थापना करवाई। विजयनगर के इतिहास में इसी को तृतीय बल प्रहार कहा जाता है। अराविंदु का अलग शासक रंग द्वितीय, जिसने राजधानी परिवर्तन कर पेनकोंडा कर दिया। अगला शासक वेकेंट शासक बना। इसने स्पेन के शासक फिलिप के से संबंध स्थापित किया। इसी वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय था। फिर विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन कैसा था? विजयनगर साम्राज्य के राजाओं का उल्लेख खत्म हो चुका है, उसके प्रशासन की बारी आई है। प्रशासन कैसा था? प्रशासन के सर्वोच्च शक्ति का प्रधान राजा होता था। राजा को राय के नाम से पुकारा जाता था। राजा की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद से मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राजा पर निर्भर होती थी। प्रशासनिक अधिकारी या मंत्रिपरिषद के बैठक स्थान को वेंकट विलास मंडलम के नाम से जानते थे। यह इसकी संसद हुआ करती थी। प्रशासनिक विभाजन था। मंडलम वलनाडु, नाडु, मेलग्राम, ग्राम को उरु भी बोलते थे। यहाँ पर 6 प्रांत थे। 6 प्रांतों में विजयनगर साम्राज्य विभाजित था। राजा या राय ने राजघराने के विश्वास पात्र को नियुक्त करता था। इन प्रांतों में राजा या राय अपने राजघराने से विश्वास पात्र को नियुक्त करता था।
जिसे नायक के नाम से जानते थे। प्रांतों के प्रशासन को नायंकार व्यवस्था के नाम से जाना जाता था। विजयनगर साम्राज्य में अमरम व्यवस्था लागू थी। विशाल भूखंड को अमरम कहा जाता था। अमरम से जो प्राप्त राजस्व होता था उसी से नायक प्रशासनिक खर्च एवं शांति व्यवस्था बनाए में लगाता था। ग्राम अधिकारी सेंतयव ग्राम का खाद्य आयव्यय की देखरेख करता था। तिलरा चौकीदार था। बिगरा ग्रामीण तिलरा है, तिलारा नहीं, तिलरा चौकीदार था। बेगरा ग्रामीण स्तर पर बेरोजगारों की देखभाल करने वाला होता था। बेगरा ग्रामीण स्तर पर बेरोजगारों की देखभाल करने वाला होता था। ग्रामीण स्तर पर आयंगकर व्यवस्था लागू थी, जिसमें 12 सदस्यों की नियुक्ति होती थी जो गांवों की देखरेख प्रमुख के रूप में कार्य करते थे। कार्य के बदले इन्हें भी करमुक्त भूमि दी जाती थी। पूरी व्यवस्था को देखने के लिए सचिवालय भी थी, जिसको हम रायसम के नाम से जानते हैं। लेखा जोखा अधिकारी को कर्णिम कहते थे। विजयनगर साम्राज्य की अर्थव्यवस्था। आय का सबसे बड़ा स्रोत भू राजस्व था। इसका दूसरा स्रोत व्यापार था। भूमि के प्रकार, यहाँ 5 प्रकार की भूमि थी। यहाँ वैसे तो 3 प्रकार की थी, 3 प्रकार, उपजाऊ भूमि, दलदली भूमि, ऊसर भूमि। लेकिन यहाँ प्रकार की बात कही जाए तो 5 प्रकार की भूमि थी। भंडारवाद भूमि सबसे उपजाऊ भूमि बोली जाती थी। उम्बल भूमि विशेष कार्यों के बदले दी जाने वाली भूमि को उम्बल भूमि बोली जाती थी। ठीक, पुरस्कार आदि में। फिर रत्त भूमि सौर प्रदर्शन के बदले मिली भूमि। कुटगी भूमि ऐसा भूमि जो किसी के पट्टे पर दी गई हो। कुद भूमि जिस भूमि का विक्रय मजदूरों के साथ किया गया हो। विजयनगर कर भूराज्य को शिष्ट के नाम से जानते हैं। कर का निर्धारण पैमाइश के माध्यम से होता है। पैमाइश का आधार गंडराय गंडकोल। विजयनगर साम्राज्य में सभी के ऊपर कर लगता था। सामान्यतः 1/6 कर सब पर लगता था। मंदिरों पर 1/30 कर लगता था। ब्राह्मणों पर 1/20 कर लगता था। 1/20 का मतलब क्या हुआ? 1/6, 1/30, 1/20, यानी 100 रुपये का 1/6। 100 रुपये कर है अगर 10 रुपये कर है तो 10 का 1/6 या 100 का 1/6। 100 रुपये कर है तो 100 का 1/6। इस प्रकार से ये कर लगता था। विजयनगर कर माफी। सदाशिव राय ने नाइयों मतलब बार्बक को कर से मुक्त किया था। कृष्णदेव राय ने विवाह कर को समाप्त किया था, खास करके विधवा विवाह को। सबसे अधिक कर वैश्याओं के विवाह पर लिया जाता था। विजयनगर साम्राज्य के सिक्के 3 प्रकार थे। सोने का सिक्का वराह, हुड़, पारदोष, प्रताप और फड़म। वराह 2 प्रकार का था, प्रताप और फड़म। हुड़ का 1/2 था प्रताप, फड़म था हुड़ का 1/4। फड़म यूपीएससी 2022 में पूछा भी गया है। अभी चांदी के सिक्कों को टार के नाम से जानते थे और तांबे के सिक्कों को डिजिटल या जितल के नाम से जानते थे। विजयनगर साम्राज्य का समाज। ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। मनोरंजन का साधन यक्षगान इसी में लागू था। चेट्टी या सेट्टी व्यापारी वर्ग था। नुनीज के अनुसार सती प्रथा के साक्ष्य से सामान्यतः महिलाओं की स्थिति अच्छी भी थी, क्योंकि महिलाओं को अधिकार बहुत सारे प्राप्त थे। दास्ता के भी अवशेष प्राप्त होते हैं। महिलाएं सरकारी कार्यों जैसे अधिकारी सेना में भाग लेती थी। ऐसे भी कार्य महिलाओं के द्वारा किए जाते थे। सामाजिक कार्य हुए। फिर आ गया हमारा बहमनी साम्राज्य। दिल्ली सल्तनत में जिस समय सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था, उस समय 1335 में व्यापक जन को आक्रोश था। परिणाम स्वरूप दौलताबाद में इस्माइल के नेतृत्व में विद्रोह शुरू हुआ। इन्होंने इस्माइल ने हसन को सत्ता सौंप दिया, जिसने अब्दुल हसन मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम पर उपाधि धारण करके एक नवीन राज्य बहमनी राज्य या बहमनी साम्राज्य की स्थापना 3 अगस्त 1347 ईस्वी में की। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की? अलाउद्दीन बहमन शाह ने की। ठीक। हसन ने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया और गुलबर्गा का नाम बदलकर एहसानाबाद कर दिया। हसन ने अपने राज्य को 4 भागों में बांट दिया: गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार, बीदर। वारंगल पर आक्रमण करके हसन ने कैलाश के किले को विजित किया। हसन ने हिंदुओं पर से जजिया कर समाप्त कर दिया। हसन गंगू के बाद उसका पुत्र मोहम्मद प्रथम 1358 से 1375 गद्दी पर आसीन हुआ। जैसे ही सत्ता पर आसीन हुआ, इसके शासनकाल में 2 लोगों ने समझौता कर के एक हो गए। जैसे ही हसन गंगू का पुत्र मोहम्मद प्रथम गद्दी पर बैठा, इसीलिए उसके दूसरे वाले वारंगल और विजयनगर के शासक ने समझौता कर लिया और एक हो गए। इनको मोहम्मद प्रथम ने पराजित किया। वारंगल और विजयनगर
और इनको मोहम्मद प्रथम ने क्या वारंगल वाले को पराजित किया, दोनों एक मिल गए इसको हराने के लिए, किसको, मोहम्मद प्रथम को। तो वारंगल को इसने तो हरा दिया, फिर विजयनगर से इसने समझौता किया और बुक्का से मोहम्मद प्रथम ने समझौता कर लिया विजयनगर से। मोहम्मद प्रथम ने सैन्य संगठन में बारूद का प्रथम बार उपयोग किया था। हासन गंगो का पुत्र मोहम्मद प्रथम ने सैन्य संगठन में बारूद का प्रथम बार उपयोग किया था। अगला शासक अलाउद्दीन मुजाहिद शाह मात्र 3 वर्ष शासन किया, 75 से 78 ईस्वी, 1375 से 1378 ईस्वी। विजयनगर से इसने युद्ध किया, हार गया। इसके बाद इनका भाई दाऊद ने इनकी हत्या भी कर दी। फिर इसके बाद आते हैं मोहम्मद द्वितीय, 1378 से 1397। कोई विशेष कार्य नहीं किया, बस शासन किया इतने साल तक। फिर इसके बाद अगला शासक ताजुद्दीन फिरोज शाह, 1397 से 1422 तक। विजयनगर साम्राज्य से 3 बार युद्ध किया, 2 बार विजयी रहा, 1 बार हारा। इसने विजयनगर साम्राज्य से, बहमनी साम्राज्य का शासक है, इसने विजयनगर साम्राज्य से युद्ध किया, 2 बार जीता, 1 बार हारा। इसने दौलताबाद में एक नक्षत्रशाला की स्थापना किया था। इसको बहमनी साम्राज्य का जयसिंह के नाम से भी जाना जाता है। सूफी संतों में दिल्ली सल्तनत गेसुदराज चिश्ती संप्रदाय की एक शाखा दिल्ली से दक्षिण लेकर गए थे। गेसुदराज के साथ ताजुद्दीन फिरोज शाह का विवाद हुआ, जिसने फिरोज शाह अपमानित, फिर बाद में इसकी हत्या कर दी गई। फिरोज शाह जो था अपमानित भी हुआ, क्योंकि गेसुदराज चिश्ती एक मतलब बहुत बड़ा धार्मिक था, तो इसकी ओर सब झुके रहते थे, इसीलिए इसकी अपमानित भी हुआ फिरोज शाह और इसकी हत्या भी हो गई। फिर इसके बाद आता है शिहाबुद्दीन अहमद शाह। फिरोज शाह के बाद सत्ता पर आसीन हुआ, कई जगह आक्रमण किया, वारंगल पर आक्रमण, विजयनगर को पर आक्रमण किया, मालवा पर आक्रमण किया और गुजरात को आक्रमण किया। लेकिन यहाँ पर गुजरात को विजय करने में ये असफल रहा। शिहाबुद्दीन ने राजधानी को परिवर्तित किया, वीदर लाया, इसका नाम बदल दिया, वीदर नाम मोहम्मदाबाद कर दिया। कारण मालवा पर बेहतर नियंत्रण के कारण इसने वीदर का नाम मोहम्मदाबाद कर दिया और राजधानी वीदर कर दी। प्रमुख कवि सरफुद्दीन मजंदरानी का अपने दरबार में स्वागत किया, 2 पद लिखने के लिए 12,000 टंगा दिए। अलाउद्दीन अहमद शाह कोंकण को इन्होंने विजिट किया। इसके बाद संगमेश्वर के एक हिंदू राजा की लड़की से विवाह किया। इसी के शासनकाल में महमूद गवा बहमनी साम्राज्य में शामिल हुआ। यह अधिक योग्य शासक था, महमूद गवा अधिक योग्य शासक था। ऐसा के कारण इसकी मृत्यु करवा दी गई। कैसे करवा दी गई इसका अभी रीजन बाद में आएगा। हुमायूं सत्ता पर आसीन हुआ। यह बहुत क्रूरी प्रवृत्ति का था, इसीलिए इसे दक्षिण के जालिम के नाम से जाना था। इसीलिए इसे दक्षिण के नीरो के नाम से भी पुकारा गया। हुमायूं के प्रशासन को देखने के लिए परिषद बनाया गया, राजमाता महमूद गवा और 4 अन्य। कहा यही परिषद ही राज्य को संभालने का कार्य करेंगे। ठीक, हुमायूं भी छोटा था। निजाम अगला शासक या अल्पवयस्क, ना हुमायूं छोटा नहीं था, निजाम अगला शासक या अल्पवयस्क था, इसीलिए राजमाता इनके संरक्षक की भूमिका निभा रही थी। इसी समय की परिषद में राजमाता मोहम्मद गवा और ख्वाजा जहां तुर्क 3 लोगों पर आधारित थी। इन लोगों ने बहमनी साम्राज्य की रक्षा करी। मोहम्मद तृतीय सत्ता पर आसीन हुआ। इसी समय में राजमाता को शंका पैदा हो गई। ख्वाजा तुर्क के प्रति, क्योंकि वजीर पद पर था, राजमाता ने इसकी हत्या करवा दी। तब उस समय वजीर पद खाली होगा, जिस पर महमूद गवा को आसीन किया गया। ईरान पर्सिया का रहने वाला था। महमूद गवा जो था ईरान पर्सिया का रहने वाला था, मूलतः ईरान पर्सिया का मूल निवासी था। इसने बहमनी साम्राज्य को काफ़ी मजबूत एवं सुरक्षा दी। इसका जीवन सामान्य एवं साधारण था। शासक के प्रति वफादार रहा। जिस समय सुल्तान शराब के नशे में था, विरोधी ने हत्या की साजिश की और महमूद गवा की हत्या कर दी, फांसी दी गई। इसके मृत्यु पर मिडीज टेलर ने कहा, बहमनी साम्राज्य का सारा सयानापन समाप्त हो गया। ठीक, जब महमूद गवा की हत्या करवा दी गई, क्योंकि महमूद गवा एक ऐसा फकीर टाइप का शासक था जिसको किसी से कोई मतलब नहीं था, अपने से भी नहीं मतलब था। उसको हमेशा देश की रक्षा में ही लगा रहता था। इसी कारण उसके विरोधियों ने उसकी राजा से हत्या करवाने के लिए आदेश पाकर उसको फांसी पर चढ़वा दिया। महमूद तृतीय सत्ता पर आसीन
जिनके वजीर कासिम वली उल मुल्क थे, जो सत्ता संभालते थे, महमूद तृतीय नाम मात्र का था। 1509-10 में अदोनी के युद्ध में कृष्णदेवराय ने भगा दिया, मतलब भाग गए महमूद थर्ड। दक्षिण की लोमड़ी कहते हैं महमूद तृतीय को। बहमनी साम्राज्य 5 भागों में टूटा। इस वंश का अंतिम शासक कलीमुल्ला साहेब, जो बाबर से भी मिलने गए, किसको, बहमनी साम्राज्य को उबारने के लिए। लास्ट शासक कौन था, कलीमुल्ला। फिर दक्षिण की 5 रियासतें कौन थीं? दक्षिण की 5 रियासतें थी बीजापुर, जिसका राजवंश था आदिल शाही राजवंश, जिसका संस्थापक था यूसुफ आदिल शाह। गोलकुंडा, जिसका शासक राजवंश था कुतुब शाही राजवंश, जिसका संस्थापक था कुली कुतुब शाह। अहमदनगर, इसका निजाम शाही शासक था, निजाम शाही राजवंश था, अहमद निजाम इसका शासक था। बीदर, वरीद शाही इसका राजवंश था और शासक था अमीर अली वरीद। बरार, इमाद शाही राजवंश था, फताहल्ला इमाद इसका शासक था। इब्राहिम आदिल शाह बीजापुर का महत्वपूर्ण शासक था। इसे गरीबों के मसीहा, अबला बाबा इत्यादि की उपाधि से जानते हैं। इसने किताबें नवरस, संगीत की पुस्तक भी लिखी थी। तो हमने अभी लगभग 30 मिनट में विजयनगर साम्राज्य की स्थिति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, रुपया पैसा, बहमनी साम्राज्य का उदय, बहमनी साम्राज्य का अंत, सब कुछ इस वीडियो में देखा है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें, बहुत ही लाभ होगा। अगर इस वीडियो को आराम से देखकर लिख लें तो और ही अधिक फायदा होगा। धन्यवाद।